हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, एक अजीम मुआशरा है जो हजारों सालों से दुनिया के साथ कारोबार कर रहा है। 3000 BCE से ही हिंदुस्तान का सामान मेसोपोटामिया, इजिप्ट और रोम तक पहुंच चुका था। यहाँ के मसाले, मोती और कपास वहाँ मिलने का मतलब ये है कि उस वक्त भी हिंदुस्तान की समुद्री ताकत बहुत ज्यादा थी। आज भी हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े तिजारती ममालिक में से एक है, लेकिन शुरुआत जो हजारों साल पहले ही हो चुकी थी। इंडिया का एक गांव जहां हर घर में ट्विंस पैदा होते हैं। केरला के कोडिन्ही गांव में कुछ अजीब हो रहा है। यहां हर घर में 1 या 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस छोटी सी जगह में लगभग 400 से ज्यादा ट्विंस पैदा हो चुके हैं और साइंटिस्ट भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया में एक मैग्नेटिक हिल है जहां गाड़ी बिना इंजन के चलती है। लद्दाख में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल कहते हैं। यहाँ अगर तुम अपनी गाड़ी न्यूट्रल गियर में खड़ी कर दो तो ये खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है। ये इल्यूजन है या सच में कोई मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट है? इस पर साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में है। यह डल लेक पर दुनिया का पहला और अकेला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो 2011 में शुरू किया गया था। यह न सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है बल्कि एक म्यूजियम भी है जो इंडियन पोस्टल हिस्ट्री को दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैटेलाइट से ली हुई इस तस्वीर को देखो जरा। जहां नॉर्थ कोरिया में अंधेरा छाया हुआ है वहीं साउथ कोरिया में लाइटिंग्स है। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि 2 मुल्क हमेशा से इतने अलग नहीं थे। इनफैक्ट 1000 साल तक ये एक ही किंगडम के अंदर आते थे, कोरियन एम्पायर। फिर 1910 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया और कोरिया को फ्रीडम मिली 1945 में जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करने के बाद। फिर रातों रात वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वालों ने कोरिया को एक सीधी लाइन बना के 2 मुल्कों में तोड़ दिया, बिना वहां के लोगों को और वहां के कल्चर को कंसिडर करे बगैर। खैर, इसके बाद यहाँ पर कोरियन वार भी हुआ जिसके बाद हमें आज का बॉर्डर मिला। फिर यहाँ से एकदम दोनों मुल्कों ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया। जहाँ नॉर्थ कोरिया एक टोटालिटोरियन कम्युनिस्ट मुल्क था, वहीं साउथ कोरिया एक ओपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मुल्क था जिसने हमें सैमसंग, LG और Hyundai जैसे ब्रांड दिए। और दोस्तों, आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया ने हमें क्या दिया? इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। टॉप 3 डर्टीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर मुल्क सफाई और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम कर रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी दुनिया के सबसे गंदे मुल्कों में शुमार होते हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 3 डर्टीज कंट्रीज के बारे में। नंबर 1, हिंदुस्तान। जी हाँ, ये सुनकर परेशान मत होइए। क्या हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा गंदगी वाला मुल्क है? यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है और करेंसी डाउनफॉल का तो इनको पता ही नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पोल्यूशन और कचरे का मसला बहुत ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एयर पोल्यूशन डेंजरस लेवल पर पहुँच चुका है और अपने हैदराबाद में भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ये सही है? कमेंट में बताओ। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो बिल्कुल गरीब मुल्कों में शुमार होता है और पाकिस्तान में भी बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन और इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट पोल्यूशन का बड़ा मसला है। लाहौर और कराची जैसे शहरों में एयर क्वालिटी बहुत खराब होती जा रही है। नंबर 3, बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से एक है। यहाँ की बुरीगंगा रिवर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है कि पानी भी यूज करना मुश्किल हो गया है। लेकिन दोस्तों, बेहतरी मुमकिन है। ये मुल्क अगर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज पर ज्यादा तवज्जो दें तो इनका एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो सकता है। क्या आपको लगता है कि सफाई और पोल्यूशन कंट्रोल पर और ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए? कमेंट्स में बताओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से कितनों को लगता है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से स्किन पर ऐसे सफेद धब्बे बनते हैं? स्क्रीन पर डबल टैप करके स्किन पर ऐसे सफेद धब्बे बनने के पीछे की साइंस को समझो। ल्यूकोडर्मा यानी विटिलिगो एक स्किन डिजीज है। इंडिया में 2% लोगों को ये स्किन डिजीज है। जिसको भी ये विटिलिगो होता है उनमें स्किन पर ऐसे सफेद पैचेस आते हैं। इस स्किन डिजीज के एग्जैक्ट रीजन को जानने के लिए दुनिया भर में कई रिसर्चेस चल रहे हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग 2 कॉमन रीजन निकल के आए हैं। पहला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये तो सभी को मालूम होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया, वायरसेस और बाकी बीमारियों से बचाता है, लेकिन कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम इनके मेलानोसाइट्स को दुश्मन समझकर इन पर हमला करता है।
जिस बॉडी पार्ट्स पर हमला होता है वहाँ पर ये सेल्स मरने लगते हैं। इन सेल्स के मरने से स्किन में मेलानिन नहीं पहुँचता, यहाँ के स्किन पर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर। इसमें यह देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स को विटिलिगो है उनके कुछ बच्चों में भी विटिलिगो के कई केसेस वर्ल्ड वाइड सामने आए हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रशिया दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है उसकी 10% जमीन सिर्फ इस एक मुल्क के पास है। ये इतना बड़ा मुल्क है कि इसकी सतह के इलाके प्लूटो प्लैनेट के सतह से भी ज्यादा है। 1967 में रशिया को मुश्किल हो रही थी कि अपने इलाकों को संभाल सके, तो इसने अलास्का का एरिया यूएसए को बेच दिया। इसका प्राइस था 2 सेंट पर एकड़। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि रशिया को मुआशी तौर पर मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ये बात काफी बहुत डिफरेंट है कि आज के दिन रशिया अपने इलाकों के लिए दूसरे ममालिक से लड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब अपने ही इलाकों को बेचने लगा था। ये मुल्क इतना बड़ा है कि इसके मगरिबी साहिल से लेकर मशरिकी साहिल तक आप जाएंगे तो आपको 11 बार अपनी घड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। इस लंबे सफर को तय करने के लिए आपके पास होगी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी, ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, जो 9000 किलोमीटर का सफर तय करती है और 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबीज के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखाई देते हैं। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पहला कलर दिखता है, वो है रेड कलर। 6 महीने की उम्र में जब जाकर उन्हें सारे कलर्स दिखाई देते हैं जो जवान लोगों को दिखते हैं। शुरू में तो उनका विजन बहुत ब्लरी होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर दूर तक दिखता है और पैदा होते ही बच्चे रोते जरूर है, लेकिन उनकी आंखों से आंसू कभी नहीं आते, क्योंकि जो टीयर डक्ट्स हैं हमारे आंखों में जिनकी वजह से आंसू निकलते हैं, उन्हें डेवलप होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। करीब 2 महीने तक बच्चे कॉन्शियसली हंस भी नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी नींद में हंसते हैं, एक रिफ्लेक्स के तौर पर। अब कमाल की बात यह है कि न्यूबॉर्न बेबीज इतना सब नहीं कर सकते, इतने अंडर डेवलप होते हैं, लेकिन वो स्विमिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनमें नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, अगर उन्हें पानी में डालोगे तो वो स्विमिंग करने लगेंगे, पानी के अंदर डुबोगे तो वो नेचुरली सांस रोक लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के आसपास तक रहती है। 2 से 3 साल बाद उन्हें फिर से स्विमिंग सीखनी होगी, अगर उन्हें स्विमिंग करनी है तो। प्लीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये टेस्ट आउट करें, ये बहुत रिस्की हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद का रहने वाला 33 साल का ये आदमी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करते वक्त लाइव स्ट्रीमिंग करके कॉर्न साइट्स को बेचता था। इसमें ट्विस्ट की बात यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बीवी को मालूम नहीं था, तो वो लोग जब भी हमबिस्तरी करते ये लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस को रिकॉर्ड करता और कॉर्न साइट्स पे बेचकर पैसे कमाता। कुछ साल बाद वो वीडियोस वायरल होने लगे और किसी के जरिए वो वीडियोस उसकी बीवी तक पहुंचे, लेकिन किसने उस वीडियोस को पोस्ट करे बीवी को मालूम नहीं था। तो उसी वक्त उसने पुलिस कंप्लेंट किया। कंप्यूटर आईपी एड्रेस, बैंक अकाउंट्स, चैट हिस्ट्रीज ये सब चेक करके उसका हस्बैंड ही इसमें मुलव्विस था, ये मालूम करने के लिए करीब 6 महीने लगे पुलिस को। पुलिस ने जब पूछा अपनी ही बीवी के साथ ऐसा क्यों करा, मेरे को पैसों की जरूरत है, ये लाइव स्ट्रीम वीडियोस को कॉर्न साइट्स पे अपलोड करने से 35,000 कमाया बोलकर आंसर दिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ कपल्स मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस को पैसे कमाने के लिए कॉर्न साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताओ। शैम्पू का इजाद इंडिया में हुआ था। शैम्पू वर्ड संस्कृत के चंपू से आया है, जिसका मतलब होता है मालिश या मसाज। पहले के जमाने में लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे आंवला, रीठा और शिकाकाई का यूज करके बालों को धोकर साफ रखते थे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इंडिया में चिनाब रिवर पर बनाया गया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो ईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है और इंडियन रेलवेज का एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। एक रेडियो सिग्नल जो स्पेस से आया था सिर्फ इंडिया में सुना गया। 15 अगस्त 1977 को एक अजीब सिग्नल साइंटिस्ट जेरी एमान ने स्पेस से रिसीव किया था। ये सिग्नल एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग था और आज तक कोई नहीं समझ सका कि ये एलियंस का मैसेज था या कोई और कॉस्मिक फेनोमेनन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिग्नल सिर्फ इंडिया में रिकॉर्ड किया गया था, दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं।
एलन मस्क इस दुनिया के सबसे अजीम टेक फाउंडर्स में से एक है। स्पेसएक्स का सोचिए, जो पहली कंपनी बनी, अपने रॉकेट बूस्टर्स को उन्हीं के लॉन्च साइट पे सेफली लैंड कर पाई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खासकर जब हम देखते हैं इस फील्ड में कई कंपनीज पहले ही फेल हो चुकी हैं। लेकिन एलन की कहानी सिर्फ उनकी सक्सेस तक महदूद नहीं है, ये उनके काम में जो रिस्क है वो भी बहुत खास है। स्पेसएक्स या टेस्ला जैसे हार्डवेयर कंपनीज चलाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। सप्लाई चेन्स, टैरिफ्स, लीगल प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक चैलेंज होती हैं। अगर आप ब्लैकबेरी और तोशिबा को देखें तो वो कंपनीज अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाई और वो गिर गई। लेकिन एलन मस्क ने सिर्फ टेस्ला और स्पेसएक्स तक रुकने का फैसला नहीं किया। उन्होंने ओपन एआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसे वेंचर्स भी को फाउंडर की, जो टेक की दुनिया में नए रास्ते खोल रही हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब टेस्ला बिल्कुल बर्बाद होने वाली थी, उस वक्त एलन मस्क ने अपनी पर्सनल वेल्थ का यूज किया और कंपनी को संभालने का फैसला किया। आज हम देख रहे हैं ऑप्टिमस रोबोट्स, स्टारशिप मिशंस और टेस्ला के नए मॉडल्स जो टेक्नोलॉजी के नए बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। ये सब देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एलन मस्क सिर्फ एक फाउंडर हैं, बल्कि एक विजनरी हैं जो मल्टीपल ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स को एक अमेजिंग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसलिए मेरी राय में वो दुनिया के बेस्ट टेक फाउंडर्स में से एक हैं।